अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को करंट अफेयर्स से अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जनरल स्टडीज से अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम आपकी मदद करते हैं। लगभग 10 मिनट में ही आप उन खबरों से और खबरों के जो अपडेट्स आपको जानने चाहिए वो आपको मिल जाते हैं इस बुलेटिन में, जिसका नाम है KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 और उसमें भारत की स्थिति के साथ। HFI यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 162 देशों में से 111वीं रैंक मिली है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 94 थी। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 को अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट ने कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जारी किया है, जिसके लिए 2008 से लेकर 2018 तक के डाटा का इस्तेमाल किया गया था। इंडेक्स में 76 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि निजी, नागरिक और आर्थिक आजादी के बारे में बताते हैं। भारत ने जहां निजी आजादी के मामले में 10 में से 6.3 स्कोर किया है, वहीं आर्थिक आजादी के मामले में 6.56 स्कोर किया है। भारत का कुल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर है 6.43। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग को इंडेक्स में ऊपर के 3 पायदान क्रमशः हासिल हुए हैं। सबसे कम फ्रीडम वाले देशों में वेनेजुएला, सूडान और सीरिया है। सीरिया लिस्ट में सबसे लास्ट में है। चीन जहां 129 तो वहीं बांग्लादेश 139वें पायदान पर है और पाकिस्तान का रैंक है 140। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो कि एक वैश्विक नागरिक, सामाजिक, आर्थिक और निजी आजादी जैसे कारकों की रैंकिंग है। यह रिपोर्ट आजादी और समृद्धि के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंधों को खोजती है, लेकिन रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया में फ्रीडम हर जगह एक सा नहीं है। सबसे स्वतंत्र और सबसे कम स्वतंत्र देशों के बीच आजादी का अंतर भी 2008 से बढ़ रहा है। यह छठा एनुअल इंडेक्स था। अगली खबर का रुख करते हैं। चीन की आक्रामकता से निपटने को भारत ने बांग्लादेश से मांगा पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का सीधा रास्ता। जाने इसका मकसद। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने भारत के म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना में शामिल होने के लिए रुचि व्यक्त की है। भूटान की सीमा के करीब चीन की बढ़ती सक्रियता को देख भारत अब जल्द से जल्द अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैकल्पिक जमीनी रास्ता सुनिश्चित करना चाहता है। ये काम सिर्फ बांग्लादेश ही कर सकता है क्योंकि उसकी सीमा 3 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ती है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल मीटिंग के बाद जारी हुए एक संयुक्त बयान के मुताबिक बांग्लादेश IMTTH यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए रुचि रखता है और उसी भावना से भारत ने पड़ोसी देश से अनुरोध किया है कि वे पश्चिम बंगाल से मेघालय तक बांग्लादेश के माध्यम से संपर्क की अनुमति दे। बांग्लादेश ने भी भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे परियोजना में शामिल होने, बांग्लादेश के उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने, बांग्लादेशी ट्रकों को चट्टोग्राम पोर्ट से पूर्वोत्तर राज्यों में आसानी से आने जाने की अनुमति देने जैसी मांगे रखी हैं। बांग्लादेश ने भी राजश्री जिला स्थित पद्मा नदी में 1.3 किलोमीटर लंबा पैसेज मांगा है। IMTTH को विस्तार से समझिए। इस राजमार्ग से परिवहन कनेक्टिविटी में बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। 3660 किलोमीटर लंबी सीमा पार राजमार्ग नेटवर्क वर्तमान में निर्माणाधीन है। 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये मोरहे भारत, बगन म्यांमार, मायसोत थाईलैंड को जोड़ने वाला होगा और भारत ने 2 महत्वपूर्ण सड़क खंडों का निर्माण करने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की है। डिफेंस से जुड़ी एक खबर का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में आयोजित हुए एक समारोह में 3 स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO प्रणाली सेना, नौसेना और वायुसेना को सौंपी है। राजनाथ सिंह ने इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम यानी IMSAS को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ASTRA MK1 मिसाइल को एयर चीफ मार्शल और बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी बॉस को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सौंपा है। सबसे पहले बॉस की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट IRDE देहरादून द्वारा सफलतापूर्वक तैयार और विकसित एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है। सिस्टम रिमोट ऑपरेशन कैपेबिलिटी वाले मुश्किल हाई एल्टीट्यूड सब जीरो टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में घुसपैठ का ऑटोमेटिक डिटेक्शन से मॉनिटरिंग और सर्विलांस की सुविधा देता है। IMSAS एक अत्याधुनिक पूरी तरह से स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो भारतीय नौसेना को ग्लोबल नेवी टाइम सिचुएशनल पिक्चर, मरीन प्लानिंग टूल और विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करती है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु BEL बेंगलुरु
और भारतीय नौसेना ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब बात करते हैं ASTRA MK1 की। स्वदेशी रूप से विकसित पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जिसे सुखोई 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MiG-29 और MiG-29K से लॉन्च किया जा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। DRDO देगा भारतीय सेना को 200 ATAGS होवित्जर तोपें। ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी ATAGS होवित्जर तोप का परीक्षण हुआ। DRDO के मुताबिक यह दुनिया की सबसे अच्छी तोप है। ये स्वदेशी तोप भारतीय सेना की 1800 आर्टिलरी गन सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और इस क्षेत्र में आयात की कोई आवश्यकता नहीं होगी। होवित्जर ATGS तोपें चीन सीमा के करीब सिक्किम और पाकिस्तानी सीमा के करीब पोखरण में 2000 राउंड फायरिंग कर चुकी हैं। DRDO द्वारा विकसित तोप दुनिया का सबसे दूर तक गोलीबारी करने वाला तोप है। एडवांस टावर आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट हिट कर सकती है। वहीं इस तोप के ऑपरेशनल पैरामीटर की बात की जाए तो यह खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर सकती है। यह 52 कैलिबर राउंड्स लेगी, जबकि बोफोर्स की क्षमता 39 कैलिबर की है। भारतीय सेना भारत में बनने वाली एक इजरायली बंदूक का विकल्प देख रही है, क्योंकि इजरायल की होवित्जर के उत्पादन में लंबा समय लगेगा, जबकि DRDO मेड इन इंडिया ATAGS होवित्जर प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के लिए जल्द से जल्द पूरा कर सकता है। 1980 के बाद से इंडियन आर्मी की आर्टिलरी में कोई नई तोप शामिल नहीं की गई है। भारत बोफोर्स का अपग्रेडेड वर्जन धनुष नाम से देश में तैयार कर रहा है। इसका फाइनल ट्रायल चल रहा है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखाने को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन की तुरंत जरूरत है। सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO 18 महीनों में ही 200 से ज्यादा मेड इन इंडिया एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS होवित्जर तैयार कर सकता है। उनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। WHO और यूरोपीय संघ ने दक्षिण पूर्वी एशिया में कोविड रिस्पांस का समर्थन करने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ ने हाल ही में कोविड-19 पर रिस्पांस के लिए 8 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समर्थन करने और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने के लिए फोर्सेज में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ दक्षिण पूर्व एशिया की महामारी प्रतिक्रिया और तैयारियों के कार्यक्रम के लिए 20 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। WHO धन का उपयोग कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम की सरकारों का समर्थन जारी रखने के लिए करेगा। यूरोपीय संघ WHO के प्रमुख भागीदारों में से एक है, विशेष रूप से आपातकालीन प्रतिक्रिया में। ये साझेदारी ये सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में बेहतर रिकवरी करे। वैश्विक सामरिक तैयारी, प्रतिक्रिया योजना, उभरते रोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एशिया पैसिफिक रणनीति द्वारा निर्देशित कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और 8 दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करना। रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों और समुदायों को जुटाने, छिटपुट मामलों, समूहों और सामुदायिक ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने, सामुदायिक ट्रांसमिशन को दबाने और कोविड-19 से मौतों को कम करने में धन का उपयोग किया जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के लिए $80 करोड़ की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। देखिए पूरी डिटेल। विश्व बैंक ने बुधवार को भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना चिराग, नागालैंड कक्षा, शिक्षण और संस्थान परियोजना का विस्तार और दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना यानी DRIP2 शामिल है। ये परियोजनाएं भारत की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने, छत्तीसगढ़ में जनजातीय परिवारों के लिए पोषक युक्त कृषि को बढ़ावा, नागालैंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा और देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार में मदद करेगी। $10 करोड़ की लागत वाली छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना सतत उत्पादन व्यवस्था विकसित करेगी, जिससे राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के परिवार पूरे साल विभिन्न और पोषक युक्त खाद्य पदार्थ उपजा सकेंगे। वहीं कुल $40 करोड़ की लागत वाली त्वरित कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम महामारी से प्रभावित गरीब और वंचित परिवारों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों को गति देगा। इसके अलावा $25 करोड़ की लागत वाली DRIP2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा।
$6.8 करोड़ की लागत वाली नागालैंड की कक्षा शिक्षण और संसाधन विस्तार परियोजना का मकसद पठन पाठन की स्थिति में सुधार लाना है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, जानिए क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 20 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प द्वारा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी, जिसे फरवरी 2003 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। कोष का उद्देश्य गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है ये खबरें जो आप देख रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। KSGindia.com विजिट करना ना भूलें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पर भी अवेलेबल है। कोई भी इंपॉर्टेंट बुलेटिन आपसे मिस ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारियां इसी तरह जोर शोर से करते रहें और मोटिवेटेड रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।